फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम हिंदी व्याकरण के पाठ वाक्य अशुद्धि शोधन के बारे में जानेंगे। हम वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धियाँ करते हैं और उन अशुद्धियों का शोधन हम किस प्रकार से कर सकते हैं, इन सभी के बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। तो आइए उदाहरण के माध्यम से हम वाक्य अशुद्धि के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। पहला है वाक्य अशुद्धि शोधन, संज्ञा संबंधी अशुद्धियाँ। तो संज्ञा संबंधी अशुद्धियाँ क्या होती हैं? तो हम जानते हैं कि संज्ञा किसे कहते हैं। तो संज्ञा किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के 3 भेद होते हैं, मुख्य 3 भेद होते हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा आती है। अब हम वाक्य में संज्ञा संबंधी अशुद्धियाँ कैसे करते हैं, तो आइए उदाहरण के माध्यम से हम जानते हैं। अशुद्ध वाक्य है, मुझे आम का फल अच्छा लगता है। अब यहाँ हमें पता है आम क्या है, आम एक फल है। तो हम शुद्ध वाक्य क्या लिखेंगे कि मुझे आम अच्छा लगता है। फिर अगला अशुद्ध वाक्य है कि हमें अपने देश पर अहंकार है। तो यहाँ अहंकार जो शब्द है वो अशुद्ध है। हम क्या लिखेंगे कि हमें अपने देश पर। फिर दूसरे नंबर की जो अशुद्धि है वो है कारक संबंधी अशुद्धियाँ। संज्ञा तथा सर्वनाम का वाक्य के अन्य शब्दों के साथ जो संबंध होता है उसे कारक कहते हैं। कारक के 8 भेद होते हैं। कर्ता ने कर्म को करण से, द्वारा, संप्रदान के लिए, अपादान से अलग होने का भाव, संबंध, का, की, के, रा, री, रे, अधिकरण में, पर, संबोधन, हे, अरे। तो हम वाक्य में कारक संबंधी अशुद्धियाँ करते हैं। तो आइए हम उदाहरण के माध्यम से जानेंगे कि हम किस प्रकार की कारक संबंधी अशुद्धियाँ अपने वाक्य में करते हैं। पहला वाक्य है, मैंने आज दिन भर सोया है। यहाँ पर जो मैंने आया है ये गलत है, ये अशुद्ध है। हम इसके स्थान पर क्या लिखेंगे कि मैं आज दिन भर सोया हूँ। अगला वाक्य है, मुझको स्कूल जाना है। यहाँ पर मुझको जो शब्द है उसके स्थान पर आना चाहिए मुझे स्कूल जाना है। तो वाक्य संबंधी दूसरी अशुद्धि थी कारक संबंधी अशुद्धियाँ। फिर है लिंग संबंधी अशुद्धियाँ। संस्कृत में लिंग के 3 भेद होते हैं। लिंग किसे कहते हैं? शब्द के जिस रूप से प्राणी अथवा वस्तु का उसके स्त्री जाति या पुरुष जाति के होने का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। संस्कृत में लिंग के 3 भेद होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग। लेकिन हिंदी में लिंग के 2 भेद होते हैं, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग। वे शब्द जिनसे किसी प्राणी या वस्तु का स्त्री जाति में होने का बोध होता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं, और वे शब्द जिनसे किसी वस्तु या प्राणी के पुरुष जाति के होने का बोध होता है उसे पुल्लिंग कहते हैं। अब हम वाक्य में लिंग संबंधी अशुद्धियाँ किस प्रकार की करते हैं, तो आइए उदाहरण के माध्यम से जानेंगे। अशुद्ध वाक्य है, उन्होंने बंदूक चलाना सीख रखी है। अब यहाँ पर शुद्ध वाक्य क्या होगा कि उन्होंने बंदूक चलाना सीख रखा है। यहाँ पर बंदूक चलाना सीख रखा है, रखी है के स्थान पर किसका प्रयोग होगा? रखा है। फिर अगला वाक्य है कि अरावली विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत है। पर्वत एक पुल्लिंग शब्द है, नदियाँ स्त्रीलिंग शब्द है, लेकिन पर्वत पुल्लिंग शब्द है। तो यहाँ पर सही वाक्य क्या होगा कि अरावली विश्व का सबसे प्राचीन पर्वत है। यहाँ पर की के स्थान पर हमें किसका प्रयोग करना है? का प्रयोग करना है। फिर है वचन संबंधी अशुद्धियाँ। तो वाक्य में हम वचन संबंधी अशुद्धियाँ किस प्रकार से करते हैं?
तो सबसे पहले हम जानेंगे कि वचन किसे कहते हैं। तो शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। संस्कृत में वचन के 3 भेद होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। लेकिन हिंदी में वचन के 2 भेद होते हैं, एक वचन, बहुवचन। अब शब्द के जिस रूप से उसके एक होने का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं। शब्द के जिस रूप से उसके अनेक होने का बोध होता है उसे बहुवचन कहते हैं। अब हम उदाहरण के माध्यम से जानेंगे कि वचन संबंधी अशुद्धियाँ हम किस प्रकार से करते हैं। अशुद्ध वाक्य है, राम की आँखों से आंसू बह रहा था। यहाँ पर आंसू बहुवचन शब्द है, एक वचन शब्द नहीं है, तो यहाँ पर जो क्रिया है वो बह रहा था नहीं आएगी। शुद्ध वाक्य क्या होगा कि राम की आंखों से आंसू बह रहे थे। फिर है अगला वाक्य, मैंने हस्ताक्षर कर दिया। ये अशुद्ध वाक्य है, इसके स्थान पर शुद्ध वाक्य होगा कि मैंने हस्ताक्षर कर दिए। फिर है सर्वनाम संबंधी अशुद्धियाँ। सर्वनाम किसे कहते हैं? तो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग में लाए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। तो आइए उदाहरण के द्वारा देखते हैं। अशुद्ध वाक्य है कि मेरे पास तेरे को देने के लिए कुछ नहीं है। यहाँ पर जो तेरे को शब्द आया है ये अशुद्ध है। यहाँ पर शुद्ध क्या होगा? तुम्हें। तो वाक्य क्या बनेगा कि मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है। फिर अगला अशुद्ध वाक्य है कि मुझे गर्म गाय का दूध दो। गाय गर्म होती है क्या? नहीं ना, तो दूध गर्म होता है, गाय गर्म नहीं होती है। तो सही वाक्य क्या होगा कि मुझे गाय का गर्म दूध दो। विशेषण संबंधी अशुद्धियाँ। विशेषण किसे कहते हैं? तो संख्या तथा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। विशेषण के 4 भेद होते हैं, गुणवाचक विशेषण, फिर है संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण। अब वाक्य में हम विशेषण संबंधी अशुद्धियाँ किस प्रकार से करते हैं? अशुद्ध वाक्य है, एक फूलों की माला ले आओ। अब पूरी माला है, उसमें क्या एक ही फूल लगता है क्या? नहीं ना, माला में बहुत सारे फूल होते हैं, बहुत सारे फूलों से हम एक माला बनाते हैं। तो यहाँ पर जो शुद्ध वाक्य है वो क्या होगा कि फूलों की एक माला ले आओ, जिसके स्थान पर हमने अशुद्ध क्या लिखा था कि एक फूलों की माला ले आओ। एक फूल नहीं है, शुद्ध वाक्य क्या होगा? फूलों की एक माला ले आओ। फिर अगला अशुद्ध वाक्य है कि भूखे बच्चे को कुछ पिलाओ। जो बच्चा भूखा है उसे हमें कुछ खिलाना होगा, लेकिन अगर हमें कुछ पिलाना है तो किसे पिलाएंगे? जो बच्चा प्यासा होगा उसे ही तो पिलाएंगे। तो यहाँ पर क्या होगा कि प्यासे बच्चे को कुछ पिलाओ। अगर हम ये लिखते कि भूखे बच्चे को कुछ खिलाओ तो सही था, लेकिन यहाँ पर पिलाओ शब्द आ रहा है, तो पिलाओ के लिए हमें प्यासे बच्चे का प्रयोग करना पड़ेगा। तो शुद्ध वाक्य होगा कि प्यासे बच्चे को कुछ पिलाओ। फिर है क्रिया संबंधी अशुद्धियाँ। तो आइए हम उदाहरण के माध्यम से जानने का प्रयास करते हैं कि हम वाक्य में किस प्रकार की क्रिया संबंधी अशुद्धियाँ करते हैं। तो सबसे पहले क्रिया कहते किसे हैं? तो किसी कार्य की करने या होने का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं। क्रिया के भेद, तो पहला है कर्म के आधार पर क्रिया के भेद, दूसरा है रचना के आधार पर क्रिया के भेद। अब आइए हम उदाहरण से देखते हैं। अशुद्ध वाक्य है कि हमने कई पुस्तकें पढ़ा है। यहाँ पर पुस्तक जो शब्द है वो बहुवचन का है, पुस्तकें ये बहुवचन शब्द है। तो यहाँ पर जो क्रिया होगी वो क्या होगी कि हमने कई पुस्तकें पढ़ी हैं, क्योंकि वचन में वचन के अनुसार ही क्रिया का प्रयोग किया जाता है।
तो पुस्तकें बहुवचन है, तो यहाँ पर क्रिया भी बहुवचन की होगी। तो शुद्ध वाक्य होगा कि हमने कई पुस्तकें पढ़ी हैं। फिर अगला वाक्य है कि वे दर्शन देने आया था। यहाँ पर दर्शन शब्द है, तो यहाँ पर सही वाक्य क्या होगा कि वे दर्शन देने आए थे। यहाँ पर आया था जो क्रिया है उसके स्थान पर सही क्रिया क्या होगी, आए थे। तो शुद्ध वाक्य होगा कि वे दर्शन देने आए थे। फिर अगली अशुद्धि संबंधी अशुद्धियाँ। क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? तो क्रिया शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण कहते हैं। क्रिया विशेषण के भेद, तो क्रिया विशेषण के 4 भेद हैं। रीतिवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। अब आइए हम उदाहरण से देखते हैं। अशुद्ध वाक्य है लगातार बस चल पड़ी। यहाँ पर जो लगातार शब्द आया है वो अशुद्ध है। लगातार के स्थान पर हमें किसका प्रयोग करना चाहिए, अचानक। तो शुद्ध वाक्य क्या होगा कि अचानक बस अचानक चल पड़ी। फिर अगला वाक्य है बच्चे सावधानी पूर्वक कहानी सुन रहे थे। यहाँ पर जो सावधानी पूर्वक शब्द आया है उसके स्थान पर हमें किसका प्रयोग करना है, ध्यान पूर्वक। तो सही वाक्य क्या होगा कि बच्चे कहानी ध्यान पूर्वक सुन रहे थे। फिर अगली अशुद्धि है पद संबंधी अशुद्धियाँ किस प्रकार से करते हैं, आइए जानते हैं। अशुद्ध वाक्य है तुम कर रहे हो क्या। तो किसी भी वाक्य में अगर हम जो शब्द है या जो पद है अगर हम उनका क्रम सही नहीं रखेंगे तो वाक्य अशुद्ध हो जाएगा। तो हमें वाक्य में पद क्रम संबंधी अशुद्धियों का भी ध्यान रखना है। तो पहला वाक्य है तुम कर रहे हो क्या। तो यहाँ पर सही वाक्य क्या होगा कि तुम क्या कर रहे हो। यहाँ पर जो पहले वाले वाक्य में क्या शब्द सबसे लास्ट में आया है तो शुद्ध वाक्य में क्या होगा, तुम क्या कर रहे हो। फिर है अगला वाक्य मुझे एक काट कर सेब दो। यहाँ पर मुझे नहीं काटना है, काटना किसे है, हमें सेब को काटना है। तो शुद्ध वाक्य क्या होगा कि मुझे एक सेब काट कर दो। अगर हम ये कहेंगे कि मुझे एक काट कर सेब दो तो इसका मतलब किसे काटना है, मुझे काटना है। तो मुझे कैसे काट सकते हैं, नहीं काट सकते हैं ना। तो सही वाक्य क्या होगा कि मुझे एक सेब काट कर दो, हमें सेब को काटना है। फिर है विराम का मतलब होता है ठहरना या रुकना। वाक्य में जिन स्थानों पर रुकना या ठहरना होता है वहाँ पर जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसे विराम चिन्ह कहते हैं। हम हिंदी भाषा में कई विराम चिन्हों का प्रयोग करते हैं जिसमें पूर्ण विराम, अल्प विराम, अर्ध विराम, योजक चिन्ह, लाघव चिन्ह, हंसपद चिन्ह, कोष्ठक चिन्ह, एकल उदाहरण चिन्ह, दोहरा उदाहरण चिन्ह, निर्देशक चिन्ह आदि चिन्हों का प्रयोग करते हैं। तो वाक्य में हम किस प्रकार की विराम चिन्ह संबंधी अशुद्धियाँ करते हैं, आइए जानते हैं। तो पहला अशुद्ध वाक्य है कि वाह कितना सुंदर दृश्य है। यहाँ पर वाह के बाद में किसी भी चिन्ह का प्रयोग नहीं किया गया है जो कि अशुद्ध है, क्योंकि यहाँ पर किस चिन्ह का प्रयोग करेंगे, हम विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग करेंगे। विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो वाक्य में दुख, शोक, भय, घृणा, हर्ष आदि भाव दर्शाने के लिए जिन चिन्ह का प्रयोग किया जाता है उसे विस्मयादि बोधक चिन्ह कहते हैं। तो यहाँ पर हम अगर किसी दृश्य को देख रहे हैं तो हमारे मन में एक अजीब सा भाव आता है कि वाह कितना सुंदर दृश्य है। तो यहाँ पर हमें वाह जो शब्द है इसके बाद में विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग करना होगा, तभी हमारा वाक्य शुद्ध होगा। फिर है अगला वाक्य आप क्या कर रहे हैं। तो वाक्य की समाप्ति पर पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है, लेकिन यहाँ पर वाक्य तो समाप्त हो रहा है लेकिन यहाँ प्रश्न पूछा जा रहा है, और जब वाक्य में प्रश्न पूछा जाता है तो वहाँ पर विराम चिन्ह किसका प्रयोग करेंगे, प्रश्नवाचक विराम चिन्ह का प्रयोग करेंगे। अगर यहाँ पूर्ण विराम का प्रयोग किया गया है तो वो अशुद्ध है। तो शुद्ध वाक्य क्या होगा कि आप क्या कर रहे हैं, और अंत में क्या आएगा, प्रश्नवाचक चिन्ह आएगा। फिर है
सबसे आखिरी अशुद्धि पुनरुक्ति संबंधी अशुद्धियाँ। पुनरुक्त का मतलब ये होता है कही गई बात को फिर से कहना। तो यहाँ पर अशुद्ध वाक्य है, बच्चे सायंकाल के समय घर से बाहर खेल रहे थे। अब सायंकाल का मतलब शाम का ही तो समय होता है, तो यहाँ क्या लिखेंगे हम? बच्चे सायंकाल में बाहर खेल रहे थे। समय, सायंकाल एक समय है, तो यहाँ पर हमें दोबारा समय का प्रयोग नहीं करना है। हमें शुद्ध वाक्य क्या लिखना है कि बच्चे सायंकाल में बाहर खेल रहे थे। फिर अगला वाक्य है, आतंकवादियों के भय से लोग डरे हुए हैं। भय से लोग डरे हुए हैं, इसका मतलब है कि वो भयभीत हैं। तो यहाँ हमें क्या लिखना है? भयभीत शब्द लिखना है। यहाँ शुद्ध वाक्य होगा कि आतंकवादियों से लोग भयभीत हैं। तो इस वीडियो में हमने 11 वाक्य अशुद्धियाँ पढ़ी हैं कि किस प्रकार की वाक्य अशुद्धियाँ हम करते हैं, और मैंने इस वीडियो में आपको ये भी बताया कि उन अशुद्धियों को हम किस प्रकार से शुद्ध कर सकते हैं। अगले वीडियो में हम फिर हाजिर होंगे एक नए पाठ के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।